उस रोती हुई लड़की को देखकर मैं तुरंत उसकी ओर बढ़ी। वहां एक बूढ़ा आदमी था और उसके बगल में खड़ी एक लड़की थी जो जोर जोर से रो रही थी। मैं उसके पास जाकर पूछी, क्या बात है, तुम इतनी क्यों रो रही हो? उस बूढ़े आदमी ने मुझे सर से पैर तक देखा और मेरे कटोरे में आर सब्जी और फटली डाल दिए। लेकिन मेरा सवाल जस का तस खड़ा रहा। उस लड़की की आंखें लाल हो चुकी थीं। मैंने बूढ़े आदमी से पूछा, क्या हुआ, ये इतनी दुखी क्यों है? उस बूढ़े ने जवाब दिया, कुछ नहीं, ये मेरी बेटी है, आज अपनी ससुराल लौट रही है, इसलिए उदास है। उसकी बात सुनकर मेरा दिल पिघल गया। मैंने उस लड़की को दिलासा देते हुए कहा, रो मत, ऐसी हालत में सफर करना मुश्किल हो जाएगा। वैसे तुम्हें जाना कहाँ है? ये पूछते ही बूढ़े के चेहरे का रंग उड़ गया। वह तुरंत अपनी बेटी को पकड़कर ट्रेन में बैठ गया। मैं वहीं खड़ी रह गई, दोनों को देखकर हैरान थी। ट्रेन चल पड़ी और मैं अपनी जगह वापस लौट आई। यह मेरे लिए रोज की बात थी। अगले दिन मेरी तबीयत कुछ खराब थी, इसलिए मैं पुल के नीचे ही लेट गई। जो लोग मुझे पहचानते थे वो वहीं मुझे भीख दे रहे थे। अचानक ट्रेन के गुजरने की आवाज आने लगी और लोग पटरियों की ओर भागने लगे। एक आदमी मेरे हाथ पर पैर रखकर गुजर गया, जिससे मैं दर्द से चीख उठी। मगर जब तक मैं उसे रोककर कुछ कहती, वह भीड़ में गायब हो चुका था। मैं वहीं बैठी रही और चलती ट्रेन के यात्रियों को देखती रही। आज भी वही बूढ़ा आदमी ट्रेन में नजर आया। मैंने सोचा, ये तो कल ही अपनी बेटी को छोड़ने गया था, आज फिर यहाँ क्या कर रहा है? मैंने गौर से देखा तो उसकी जगह एक और सुंदर लड़की उसके साथ बैठी थी। ये देखकर मैं हैरान रह गई। ट्रेन चली गई और मैं ये सोचती रह गई कि यह बूढ़ा आखिर किस तरह के सफर पर जा रहा है और रोज नई महिला उसके साथ क्यों होती है। उस बूढ़े के बारे में कुछ तो अजीब था जो मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा था। अगले दिन किसी अफसर के आने के कारण स्टेशन पर पुलिस की कड़ी निगरानी थी। कई अफसर ड्यूटी पर तैनात थे। मैं तो बस वहां भीख मांग रही थी और पास के नल से पानी पी रही थी। तभी एक आदमी ने पुलिस से उनकी यहां तैनाती का कारण पूछा। किसी ने जवाब दिया, कोई अफसर आ रहे हैं इसलिए यह सब सावधानी बरती जा रही है। तभी एक और आदमी ने कहा, आप लोग कब तक यहां रहेंगे? इस पर पुलिस वाले ने कहा, जब तक उनकी मर्जी, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तभी मेरी नजर उसी बूढ़े आदमी पर पड़ी। मैं फौरन उसके पास गई और पूछा, आपकी बेटी पहुंच गई? मेरे अचानक सवाल करने पर वह घबरा गया और बोला, कौन सी बेटी? मैंने कहा, वो जो परसों आपके साथ थी और रो रही थी। उसने मुझे घूरते हुए कहा, पता नहीं कहां कहां से पागल लोग आ जाते हैं। उसका जवाब सुनकर मैं निराश हो गई, लेकिन उसके चेहरे के भाव मुझे परेशान कर रहे थे। वह तेज कदमों से चलता चला गया। इस दुनिया के रंग निराले हैं, यह सोचकर मैंने अपने काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद दोपहर में मैं धूप से बचने के लिए प्लेटफॉर्म के पास बैठी थी। तभी मैंने एक आदमी को देखा जो चेहरे पर रुमाल ढके यहां से वहां चक्कर लगा रहा था। पहले तो सोचा कोई मुसाफिर होगा जो ट्रेन का इंतजार कर रहा है, लेकिन वह बार बार प्लेटफॉर्म पर ही घूम रहा था। यहां पर भीख मांगते मांगते मुझे यात्रियों की पहचान हो चुकी थी। आखिरकार मैंने उससे जाकर पूछा, आप किसी को ढूंढ रहे हैं? मेरे अचानक सवाल पर वह चौंक गया। उसने रुमाल से मुंह ढक रखा था और आंखों पर काला चश्मा लगा रखा था। उसके कपड़े भी साधारण थे। मैंने उससे कहा, आप इतनी बेचैनी से क्यों चक्कर लगा रहे हो? अगर कोई परेशानी है तो टिकट घर से मदद ले सकते हो। वह कुछ कहे बिना सिर हिलाकर टिकट घर की ओर चला गया। इसके कुछ समय बाद मैंने देखा कि वही बूढ़ा आदमी फिर स्टेशन पर किसी नई औरत के साथ आया हुआ था। मैं हैरान थी, लेकिन कुछ दिन बाद उसने स्टेशन पर आना बंद कर दिया। एक रात करीब 1 बजे, जब मैं पुल के नीचे सोई हुई थी, अचानक एक परछाई मेरी ओर से गुजरी। मैंने सोचा, शायद स्टेशन का कोई कर्मचारी होगा जो रात की निगरानी कर रहा होगा। अक्सर ऐसी परछाई आती रहती थी। मैं करवट बदलकर आराम से सो गई, मगर थोड़ी देर में ही मुझे शेर की सी तेज आवाज सुनाई देने लगी।
मैं चौंकी और उठकर देखने लगी। वहां स्टेशन का वही नौकर खड़ा था। मुझे जागते हुए देखकर उसने पूछा, सब ठीक तो है? तुम इस तरह क्यों देख रही हो? मैंने कहा, तुमने शोर किया, इसी वजह से मेरी नींद खुल गई। उसने जवाब दिया, हाँ, मैं बस अभी आया था। टिकट घर में मेरी चादर छूट गई थी, वही लेने आया हूं। मैंने उससे कहा, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम यहां से गुजरे थे। उसने हैरानी से कहा, नहीं, मैं तो अब आया हूं। मैं उसकी बात पर अड़ी रही कि मैंने खुद उसे जाते सुना था, पर वह मानने को तैयार नहीं था। मैंने ज्यादा बहस नहीं की और वह चला गया। मैं वहीं पुल की सीढ़ियों पर बैठ गई, सोच रही थी कि यह सच में कोई और था या मुझे भ्रम हुआ था। अगले दिन रात भर न सो पाने की वजह से मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। मैं स्टेशन के पास बने होटल में चाय लेने चली गई। भीड़ भाड़ के बीच अचानक मेरी नज़र एक सफ़ेद चादर में लिपटी जवान लड़की पर पड़ी। उसकी उम्र करीब 19 साल की लग रही थी और वह गर्भवती थी। वह एक बेंच पर बैठी थी और घबराई सी लग रही थी, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। मैं उसके पास गई। मुझे देखकर वह थोड़ा पीछे हट गई। मैंने उसे पानी दिया। उसने तुरंत पूरी बोतल पी ली। फिर उसने रोते हुए कहा, मैं भूखी हूं, कुछ खाने को दे दो। उसकी बात सुनकर मेरा दिल पसीज गया। उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। वह दुबली पतली लड़की बेहद हिम्मत से वहां बैठी थी। मैंने उसे कुछ खाने को दिया, जो उसने जल्दी जल्दी खा लिया। वह बार बार डर के मारे चारों ओर देख रही थी। अचानक उठकर जाने लगी। मैंने उसे रोककर पूछा, क्या बात है, मुझे बताओ। उसने मुझे घबराई नजरों से देखा और कहा, मुझे बचा लो, मैं बहुत मुश्किल में हूं। उसकी बात सुनकर मैं परेशान हो गई। तभी ट्रेन आने का शोर हुआ और लोग तेजी से ट्रेन में चढ़ने लगे। उस लड़की ने भीड़ में गायब हो गई। मैंने चारों तरफ उसे देखा, पर वह कहीं नहीं दिखी। स्टेशन खाली होने के बाद भी उसका रोता हुआ चेहरा और मदद की गुहार मेरे मन में घूमते रहे। मैं काफी देर तक उसके बारे में सोचती रही और फिर स्टेशन पर हर किसी से उसके बारे में पूछने लगी, पर किसी ने भी उस लड़की के बारे में कुछ नहीं बताया। मुझे हैरानी हुई कि किसी ने भी उसे नहीं देखा। तभी मेरी नज़र वहां भीख मांगने वाले फकीर बाबा पर पड़ी, जो पैर से लाचार होने के कारण कभी वहां से नहीं हटते थे। मैंने सोचा, उन्होंने जरूर उस लड़की को देखा होगा। मैं उनके पास गई और पूछा, बाबा, क्या आपने थोड़ी देर पहले एक गर्भवती लड़की को यहां रोते हुए देखा था? बाबा कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, अरे, वो लड़की जो सफ़ेद चादर में थी। मेरी आंखें चमक उठीं और मैंने कहा, हाँ बाबा, वही लड़की। बाबा बोले, वो लड़की अकेली आई थी और स्टेशन पर बैठ गई थी। वह बार बार इधर उधर देख रही थी। जब भीड़ बढ़ी तो उसने रोना शुरू कर दिया। मैंने उनसे पूछा, फिर क्या आपने देखा कि वह किसके साथ गई? बाबा ने कहा, नहीं, मैंने नहीं देखा। बाबा ने मुझसे पूछा, तू क्यों उस लड़की के बारे में इतनी पूछताछ कर रही है? मैंने कहा, बाबा आकी की। बाबा, वह बहुत मुश्किल में थी और मुझसे मदद मांग रही थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई और वो अचानक गायब हो गई। मैंने सोचा कि किसी ने उसे स्टेशन से बाहर जाते देखा होगा, पर किसी ने भी उसे जाते नहीं देखा। बाबा ने मेरी बात सुनकर कहा, छोड़ो बेटा, तू क्यों परेशान हो रही है? शायद कोई पागल होगी। मैंने कहा, नहीं बाबा, मुझे वो किसी अच्छे घर की लड़की लग रही थी। उसका ख्याल मेरे दिमाग से नहीं निकल पा रहा था। पूरा दिन मैं स्टेशन पर आने जाने वाले मुसाफिरों को देखती रही। औरतें, लड़कियां, गर्भवती महिलाएं, सभी आ जा रही थीं, लेकिन उस लड़की का चेहरा मेरे दिलो दिमाग में बसा हुआ था, जैसे वह मुझे किसी अनकही कहानी की तरफ इशारा कर रही हो। मगर वह लड़की मुझे कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैं उदास हो गई और सोचने लगी कि पता नहीं वह बेचारी किस हाल में होगी। 2 दिन तक मैं उसका इंतजार करती रही, मगर वह दोबारा स्टेशन पर नहीं आई और न ही उसके बारे में मुझे कोई खबर मिली। मौसम बदल रहा था। दिन में हल्की गर्मी महसूस होती और रात को ठंड बढ़ जाती थी। सब लोग जल्दी अपने अपने ठिकानों पर लौट जाते थे।
मैं भी जल्दी सोने की कोशिश करती। एक रात मुझे ऐसा लगा जैसे कोई धीमी आवाज में बात कर रहा हो, मगर मैं बहुत नींद में थी तो ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। मैं तुरंत जागी और आंखें मसलते हुए अंधेरे में देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। एक पल के लिए मैं बहुत डर गई, पर मैंने हिम्मत जुटाई और पलटी तो सामने का नजारा देखकर मेरी जान हलक में अटक गई। मेरे सामने एक लंबा कद का आदमी खड़ा था, जिसने खुद को पूरी तरह ढक रखा था। मैंने अपने तकिए के नीचे हाथ डाला ताकि टॉर्च निकालकर उसे देख सकूं, मगर जैसे ही उसने मुझे देखा, वह तेजी से भागने लगा। मैंने एक पत्थर उठाया और उसके पैर पर फेंक दिया। वह गिर पड़ा, लेकिन तुरंत उठकर फिर से भागने लगा। मैंने ठान लिया कि आज उसे पकड़कर ही रहूंगी। मैं उसके पीछे भागती रही। हम स्टेशन से काफी दूर आ गए थे। तभी मुझे ठोकर लगी और मैं जमीन पर गिर पड़ी। उठकर देखा तो वह आदमी ना जाने कहाँ गायब हो गया था। मैं चारों ओर देखने लगी, पर वह कहीं नहीं दिखा। मेरी बची खुची हिम्मत भी जवाब देने लगी। मैं रात के सन्नाटे में एक वीरान जगह पर अकेली खड़ी थी, जहां दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। मुझे बहुत डर लगने लगा तो तुरंत पलटी और वापस जाने लगी। तभी मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे आ रहा है। मैंने घबराकर पलटकर देखा और मेरे होश उड़ गए। वही आदमी फिर सामने खड़ा था। इस बार उसके हाथ में काले रंग का बड़ा सा पत्थर था, जो वो मेरी तरफ बढ़ा रहा था। मुझे यकीन हो गया कि वह मेरी जान लेना चाहता है। मैंने जान बचाने के लिए दौड़ना शुरू कर दिया। रास्ते में कंकड़ पत्थर जो भी था, मैं सब नजरअंदाज करते हुए भाग रही थी। इस वक्त मुझे अपनी जान के अलावा और कुछ नहीं सूझ रहा था। भागते हुए मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा तो वह आदमी अभी भी मेरा पीछा कर रहा था। शायद उसके पैर में चोट लग गई थी, इसलिए उसे दौड़ने में तकलीफ हो रही थी। मुझे लगा कि मेरे पत्थर मारने से उसकी रफ्तार धीमी हो गई, जिससे मुझे भागने का मौका मिल गया। दूर जाकर मुझे कहीं एक कोने में रोशनी दिखी, जिससे मुझे समझ आ गया कि स्टेशन का रास्ता उधर ही है। मैं और तेजी से भागने लगी। तभी अचानक मैं किसी से टकरा गई। देखा तो वह स्टेशन का नौकर था। उसे देखकर मेरी जान में जान आई। उसने मेरी हालत देखी तो घबराकर पूछा, क्या हुआ, इतनी घबराई क्यों हो? मैं हाँफ रही थी और ठीक से बोल नहीं पा रही थी। मैंने इशारे से बताया कि वो आदमी मेरे पीछे है। उसने मुझे सहारा देकर एक बेंच पर बैठाया और पानी लाकर दिया। पानी पीकर मुझे कुछ राहत मिली। फिर मैंने उसे सब कुछ बताया कि एक आदमी मुझे परेशान कर रहा था। शायद वो कोई डाकू था। उसने पूछा, वो आदमी कहाँ गया? मैंने कहा, वो मेरे पीछे ही था। तुमने नहीं देखा क्या? उसने कहा, नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आया, वरना मैं उसे देख लेता। मैंने सोचा, अब क्या फायदा बात करने का जब वो भाग गया है, लेकिन मन में एक निश्चय कर लिया। अगले दिन मैं पुल के पास बैठी थी और मेरी नज़र स्टेशन पर आते जाते लोगों पर थी। अचानक मेरी नज़र उस पर पड़ी जिसका मुझे इंतजार था। वह गर्भवती लड़की फिर से स्टेशन पर आई थी। मैं तेजी से नीचे उतरी और उसका रास्ता रोक लिया। उसने मुझे अजीब नज़रों से देखा और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे नहीं छोड़ा। मैंने उससे कहा, अगर तुम चाहती हो कि मैं यहाँ सबको न बुलाऊं, तो मुझे सच सच बता दो कि तुम कौन हो। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने चारों ओर देखा और कहा, मेरी मदद करो, मैं ये सब मजबूरी में कर रही हूं। मैंने उससे कहा, तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वह कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक ट्रेन आने का शोर हुआ और लोग इधर उधर भागने लगे। धक्का मुक्की के बीच मैं उस लड़की का हाथ थामे नहीं रह सकी और वह भीड़ में कहीं गायब हो गई। मैंने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दी। मैंने आसपास के लोगों से भी पूछने की कोशिश की, मगर किसी ने उसे नहीं देखा। मुझे अजीब लगा कि कैसे वह लड़की अचानक गायब हो जाती है और किसी को दिखाई भी नहीं देती। मैंने स्टेशन के नौकर से भी पूछा कि क्या उसने उस लड़की को देखा है, पर उसने भी मना कर दिया कि उसने कोई लड़की नहीं देखी। मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि कैसे कोई लड़की यहाँ आए
और उसे कोई देखे भी नहीं। मैं उसी नौकर के पास खड़ी थी। तभी मैंने देखा कि एक आदमी लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। जो बात मुझे अजीब लगी वो यह थी कि उस आदमी के पैर में चोट थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस रात मैंने उसे पत्थर मारा था। मेरा शक बढ़ गया और मैंने तुरंत उसे पकड़ लिया। यह वही बूढ़ा आदमी था जिसे देखकर मैं हैरान रह गई, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उसने मुझे देखकर कहा, मुझे पता था कि तुम जल्दी मुझे ढूंढ निकालोगी, पर इतनी जल्दी नहीं सोचा था। मैं चौंक गई कि उसे पता था मैं उसकी तलाश कर रही थी। मैंने उससे कहा, देखो बाबा, मुझे अब समझ आ गया है कि तुम क्या कर रहे हो। अगर तुम चाहते हो कि मैं कोई हंगामा न करूं, तो सच सच बता दो कि तुम उन मासूम लड़कियों की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो। क्या बिगाड़ा है उन्होंने तुम्हारा? मेरी बात सुनकर उस बूढ़े ने कहा, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें सच्चाई बताऊंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैंने कहा, मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? उसने कहा, अगर भरोसा नहीं है तो स्टेशन के नौकर को बता दो कि तुम मेरे साथ जा रही हो। अगर तुम्हें कुछ भी होता है तो वह जो चाहे कर सकता है। मैंने भी सोचा कि एक बार भरोसा कर ही लेती हूं, और मैंने नौकर को सब कुछ बता दिया। मैं उस बूढ़े आदमी के साथ एक आबादी वाले इलाके की तरफ चल पड़ी। कुछ दूर चलने के बाद मैंने थककर उससे पूछा, और कितनी दूर जाना होगा? उसने कहा, बस थोड़ा और। थोड़ी देर बाद हम एक घर के सामने पहुंचे जिसके दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। मैंने गुस्से में कहा, मैं इतनी दूर से आई और यहां ताला है। उसने बिना कुछ बोले मुझे घर के पीछे की तरफ चलने को कहा। हम झाड़ियों के पीछे से होकर एक और दरवाजे तक पहुंचे और वह दरवाजे के अंदर चला गया। मुझे भी उसके साथ जाना पड़ा। अंदर पहुंचने के बाद हम एक कमरे में पहुंचे जहां बहुत अंधेरा था। अचानक कमरे में रोशनी हो गई और मैंने देखा कि वहां 4 लड़कियां थीं और चारों गर्भवती थीं। वे सभी सुंदर और जवान थीं। मैंने उस बूढ़े से पूछा, ये सब क्या है? ये लड़कियां यहां क्यों हैं? उसने कहा, यही तो मैं तुम्हें बताने वाला था। ये लड़कियां मेरे लिए कोई पराई नहीं हैं। मैंने शक की नज़रों से उसे देखा और कहा, ठीक से बताओ, तुम कहना क्या चाहते हो? उस आदमी ने इशारा किया और लड़कियां दूसरे कमरे में चली गईं। यह मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन मैं चुप रही। बूढ़ा आदमी बोला, ये लड़कियां मेरे लिए कुछ नहीं हैं, लेकिन इंसानियत के नाते मैंने इन्हें यहां रखा है। ये वही लड़कियां हैं जो अपने घरों से भाग जाती हैं और उनके साथी बीच रास्ते में उन्हें धोखा देकर छोड़ जाते हैं। मैं उनकी मदद करता हूं और उन्हें यहां ले आता हूं, मगर लोग इसे गलत समझते हैं, इसलिए इनका यहां रहना ठीक नहीं है। मैं इन्हें दूसरे शहरों में अपने जानने वालों के पास भेज देता हूं ताकि ये किसी घर में काम पा सकें। यह सिलसिला पिछले 4 महीनों से चल रहा है। मैंने उसकी बात सुनी और पूछा, अगर यही सच है तो तुमने मुझसे ये क्यों छुपाया? तुमने कहा कि ये तुम्हारी बेटियां हैं। उस आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि इससे पहले किसी ने मुझसे कोई सवाल नहीं किया था, इसलिए मैंने सच छुपा लिया, और अगर मैं सच भी बता देता तो कौन यकीन करता? मैंने उससे पूछा, तो फिर तुम परसों रात स्टेशन पर क्या कर रहे थे? वह चुप हो गया, फिर थोड़ी देर बाद बोला, उस दिन कुछ काम की चीजें स्टेशन पर गिर गई थीं। मैंने सोचा कि रात में वहां कोई नहीं होगा तो चुपचाप जाकर उन्हें ले आऊंगा, लेकिन तुमने जो किया उसके बाद मैं सामने नहीं आ सका। लोग मुझे चोर समझ लेते। मैंने कहा, अब समझ में आया, तुम्हारा इरादा गलत नहीं था, लेकिन काम करने का तरीका सही नहीं है। अगर तुमने सच सच बताया होता तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। उसने मेरी बात सुनकर राहत की सांस ली और कहा, अब तो तुम्हें सच पता चल गया है। उम्मीद है कि अब तुम मुझे गलत नहीं समझोगी। मैंने भी हामी भर दी और मन में सोचा कि उसे लेकर मैंने कितनी गलतफहमियां पाल रखी थीं। वापस आकर मैंने स्टेशन के नौकर को सारी बात बताई। वो भी यह सुनकर हैरान था, लेकिन मुझे समझ आ गया कि अब सब कुछ साफ हो गया है। थकी हारी मैं अपने बिस्तर पर लेट गई, पर मुझे अचानक याद आया कि उन सभी लड़कियों की हालत लगभग एक जैसी थी। यह सोचकर मेरे मन में कई सवाल उठे जिनका जवाब मुझे अब भी नहीं मिला था।
ऐसा कैसे हो सकता है कि ये सभी लड़कियां अचानक ही यहां आ गई हों? मैंने उस बुजुर्ग से काफी देर बातें की, लेकिन कोई भी लड़की दोबारा मेरे सामने नहीं आई। मुझे कुछ गड़बड़ लगी। ऐसा लग रहा था कि वह जो बातें कर रहा था वे सब सच नहीं थीं। अब मुझे इस रहस्य को किसी भी तरह सुलझाना था। मैं वहीं बैठी सोच रही थी जब मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी। मैं हैरान हुई कि इतनी रात को ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। मैं उसके पास गई और पूछा, कौन हो तुम? उसने कहा, मैं अकेली जा रही हूं। मैंने पूछा, एक सगुआए, मगर इतनी रात को कहाँ जा रही हो? ये सुनकर वह लड़की अपना चेहरा छुपाकर रोने लगी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? उसने मेरी तरफ देखा और बोली, मैं 1 हफ्ते से यहां वहां भटक रही हूं। एक गलत फैसला ले लिया जिसकी वजह से मुझे ये हाल देखना पड़ रहा है। मैंने पूछा, तुमने ऐसा क्या किया? उसने बताया, मैंने किसी पर भरोसा किया और अपने परिवार को छोड़कर उसके साथ नई जिंदगी बसाने का सोचा, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया और अकेला छोड़ दिया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊं। घर वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है क्योंकि मेरे घर वाले मुझे माफ नहीं करेंगे। उसने कहा, अब मैं इस जीवन के लिए जी रही हूं जो मेरे अंदर है। उसकी बात सुनकर मुझे उस पर बहुत तरस आया। मैंने उसे सहारा दिया और फिर उस बुजुर्ग के घर का दरवाज़ा खटखटाने का विचार छोड़ दिया। हम पिछले दरवाजे से अंदर गए। कमरे में घुसते ही जो देखा उससे मेरे होश उड़ गए। कमरे में कई लड़कियां थकी हुई हालत में पड़ी थीं। मैंने देखा कि वे बहुत कमजोर लग रही थीं। सारा मामला अब मेरे समझ में आ चुका था। मैंने उस लड़की से कहा कि वह वहीं रुके और मैं उस बुजुर्ग के पास वाले कमरे में गई। वह भी वहीं सोया हुआ था और कमरे में कई तरह की चीजें बिखरी पड़ी थीं। अब सब कुछ साफ हो गया था। मैं तुरंत उस लड़की के साथ स्टेशन लौट आई और स्टेशन मास्टर को सारी बात बताई। उसने इत्मीनान से मेरी बात सुनी और कहा, अभी रात हो चुकी है, सुबह होते ही हम उस जगह पर जाएंगे। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन अभी जाकर सबूत जुटा लेते हैं। स्टेशन मास्टर और 4 अधिकारियों के साथ हम वहां गए। सबूत इकट्ठा करने के बाद पुलिस ने उस बुजुर्ग को गिरफ्तार कर लिया। अगली सुबह उस बुजुर्ग का बुरा हाल था। जब उसे होश आया तो उसने सब कुछ बता दिया। उसने कहा, ये लड़कियां मेरे लिए काम करती हैं। मैं उन्हें बहला फुसलाकर अपने साथ लाता हूं और फिर अपनी बात मनवाता हूं। उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उससे कहा, तुझे शर्म नहीं आती? इतनी मासूम लड़कियों का भरोसा तोड़ा। अगर कल रात मैंने इस लड़की को तेरे साथ भेज दिया होता तो उसका भी बुरा हाल होता। पुलिस वाले उसे ले गए और मुझे इस बात की तसल्ली थी कि अब उसकी कैद में कोई भी मासूम लड़की नहीं थी। हमें दूसरों पर भरोसा करने से पहले अपने कदमों के बारे में सोच लेना चाहिए। भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। हमेशा अपने फैसले सोच समझकर लेने चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारी अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।